Dear students, welcome back. Yes, UPHESC, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पोस्ट के लिए मोर देन 1000 एग्जाम उन्होंने लिया 19 अप्रैल को। और इसमें कई मेरे स्टूडेंट ने भाग लिया और बहुत रिक्वेस्ट आए कि सर इसका पेपर एनालाइज कीजिए। सॉरी कि थोड़ी देर हुई है क्योंकि बीच में काफी कुछ हुई है। और एक और बात है कि ये जो पेपर मिला था वो बहुत ही मुश्किल था उसको रिप्रोड्यूस करना। मेरी टीम ने ऑलमोस्ट टाइप किया है। थैंक यू वेरी मच टीम। सो अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं 2026 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर को, जो बहुत ही सोच समझ के लगता है बनाया गया है। सिटर ने अपना दिमाग यूज किया है। चलिए क्वेश्चन पे तो आगे चर्चा करेंगे। आप यदि ये सोच रहे हैं कि सर क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का, अभी तो पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। जो इसकी सबसे फेमस सीरीज बन गई है वो है पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर। चलिए करते हैं शुरुआत। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जानना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि यदि आप जून 2026 साइकिल की दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या आईआर फर्स्ट टाइम, आपको पता होना चाहिए कि आईआर के लिए सेपरेट बैच चल रही है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत स्टूडेंट ने ज्वाइन ही नहीं किया और बहुत मुश्किल उस बैच को चलाने में हो रही है। मैं बहुत हैरान हूं कि कैसे स्टूडेंट उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि उसके लिए काफी डिमांड आई थी। पॉलिटिकल साइंस एज यूजुअल चल रहा है। यहाँ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो बैच है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएससी +2, उन सब एग्जाम के लिए भी। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों बैचेज में से किसी को अलग अलग या दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि दोनों पेपर 1 पेपर 2 के मॉक्स कवर किए जाएंगे। ये भी जस्ट शुरू हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी कभी भी ज्वाइन करें, आपको रिकॉर्डेड जो है सेशन मिलते हैं और लाइव बिल्कुल आपके लिए एक्सक्लूसिव लाइव और ऑफलाइन भी आपको मॉक मिलते हैं। सो यू आर लूजिंग नथिंग। कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, इस टाइप का प्लेटफॉर्म है। यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं अपनी डिटेल, नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड सब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, एट paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। गौर से देखिए इस मेल आईडी को, बिल्कुल सही है, स्पेलिंग सही ढंग से। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक, यदि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक के लिए और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक 1000 बेस्ट एमसीक्यू यदि साउ दे रहे हैं, तो आपको एक यूनिक बुक मिलती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप जामिया कि या सीपेट दे रहे हैं या सीपीजी दे रहे हैं, एमयू, तो आपके लिए ये गोल्डन बुक है। ये बुक्स जो है सभी अमेजन पे मिलते हैं। अमेजन पे नोशनल प्राइस, मतलब इतनी कम में कि आप हैरान रह जाएंगे। ऑफ कोर्स वो किंडल वर्जन है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन ही बुक पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाएं, वहां पॉल साइंस हेल्प लिखें, आपको सारी बुक दिखेंगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आइए अब पहले ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि ये पेपर कैसा मुझे लगा। ये पेपर में सिटर ने, मैंने पहले भी कहा इंट्रो में, कि अपना दिमाग दिया है, उसने मेहनत की है। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े उटपटांग बन गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं, जैसे रीजन एजर्सन के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एकदम बेहद लड्डू हैं, और कुछ क्वेश्चन खासे टफ भी है। लेकिन अर्बिट नहीं कहे जा सकते हैं, काफी डीपर अंदर से उन्होंने खोज के निकाला है। उसको बोलते हैं ना, अंदर घुस करके सागर में मोती निकालना, उस टाइप की उन्होंने किया है, जो आगे के एग्जाम के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। ओवरऑल यदि आपने ये पेपर दिया है या आगे कोई भी और एग्जाम देना चाहते हैं, आपके लिए ये ट्रेजर ट्रोव है, खजाना है बहुत सारे इंफॉर्मेशन का। चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहते हैं कि 2013 में, ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। यूनियन कैबिनेट ने जो है एनएचएम लॉन्च किया था, नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था। उसके पहले यदि आप देखें, मैं आपको अब इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को अभी। एनएचएम लॉन्च होता है 2013 में, लेकिन 2005 में ही जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट हो चुकी होती है, 8 साल पहले। और यहाँ पे ये NUHM 2023 लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये भी 2013 ही है, मैं थोड़ा गलत यहाँ पे लग रहा है। एंड इसके साथ ही वो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी लॉन्च करते हैं 2013 में।
लेकिन उनको ये लगता है कि अर्बन रूरल अब अलग अलग हो जाएंगे, तो इन दोनों को इसका सब मिशन बना देते हैं। ये एक मिशन है नेशनल हेल्थ मिशन, और उसके दो सब मिशन है, अर्बन जो स्लम ड्वेलर्स के लिए है, अर्बन एरिया में जो गरीब लोग हैं, और रूरल एरिया के लिए एनआरएचएम। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ एनएचएम है, और इसके दो जो है सब मिशन हो गए, एक एनआरएचएम रूरल और दूसरा अर्बन एनयूएचएम। और यही पूछ रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए क्या है, चार स्टेटमेंट है, सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, ये पूरे पेपर में आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे उन्होंने जो है आपको एक क्यू दे दिया है कि आप सबसे लंबे लेंथ को देखें और उस पर विचार ज्यादा करें। तो एनआरएचएम एंड एनयूएचएम फंक्शन एज सब मिशंस विद इन एनएचएम। ये तो बहुत लॉजिकल भी है, कॉमन सेंसिकल भी है। मर्जेज तो मतलब ऐसा नहीं है, तीनों अलग अलग चलते हैं सब मिशन के तौर पे। ये तो कहना मुश्किल है कि अर्बन रूरल को रिप्लेस कर देगा, बकवास है, मतलब सॉरी बकवास वर्ड में यूज कर रहा हूं, बट एब्सर्ड है। एनआरएचएम एंड एनयूएचएम आर इंडिपेंडेंट, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही स्टेटमेंट, और यही पैटर्न है। अब यहां देखिए, मैक्स वेबर रेफर टू ब्यूरोक्रेसी एज आइडियल टाइप, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। यही केवल मैक्स वेबर के केस में ही नहीं, कहीं भी जो आइडियल टाइप, यदि आप देखोगे सिविक कल्चर बुक में आलमंड और वर्बा ने जो तीन आइडियल टाइप पॉलिटिकल कल्चर दिए हैं, या आप देखो कि तीन आइडियल टाइप की फ्रेड रिग्स जो है सोसाइटी देखते हैं, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड, ये जितने भी आइडियल टाइप होते हैं, या आप देखो छह टाइप के आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन एरिस्टोटल देखते हैं। तो ये सब आइडियल टाइप है। आइडियल टाइप का मतलब क्या होता है, जो अगेन जो है सबसे बड़ा स्टेटमेंट, कि ये ना लेबोरेटरी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है, जमीन पे नहीं पाए जाते। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, लेकिन जो आपको जमीन पे उसका उसका अपभ्रंश दिखेगा, उसका उसका जो है थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप दिखेगा। आप यदि उसको सोच सकते हो अपने कल्पना में कि ऐसा होता है एकदम बिल्कुल, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके तुलना में वो बहुत अलग ढंग से जो है जमीन पे आती है। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की कल्पना की है, जो डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड इम्पर्सनैलिटी एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी, इन सब पे एक्ट करता है। लेकिन जो रियल ब्यूरोक्रेसी होती है, जो फ्रेडरिक्स ने देखा, क्या वो आइडियल टाइप होती है? वैसे नहीं। यहाँ पे देखिए, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट सिटीजंस हैव द फुल राइट टू नो व्हाट देयर गवर्नमेंट इज डूइंग। अब यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, डी में मार्क कर रहा हूँ, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन और इसका कोई उपाय भी नहीं है, ना तो आप इसको इलिमिनेट कर सकते हो, ना कुछ। आप जानते हो तो जानते हो, दैट्स ऑल। तो ये इसको आप ऐसे समझो कि इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा, यदि आप मोस्ट मोस्ट ऑफ द माई स्टूडेंट ने या तो गलत किया होगा, छोड़ा होगा, या तुक्का मारा होगा, लग गया होगा। वैसे इसका सही जवाब जो है वो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन इस ये क्वेश्चन आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, और वो है कि ये केस था क्या एसपी गुप्ता। ये फर्स्ट जजेज केस था। अब आप बोलेंगे ये जजेज केस क्या बला है, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, 3 जजेस केस हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबका नाम देख लेना। और इन्हीं जजेस केस से जो है कॉलेजियम सिस्टम इंडिया में उभर के आता है। उसमें से फर्स्ट जजेस केस जो था एसपी गुप्ता, जिसको मदर केस, मदर जजेस केस कह सकते हो, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में था। और उसमें आर्टिकल 124 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नमेंट को जजेस को अपॉइंट या ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस और जो सीनियर 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दैट इज ए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 124, शायद 124 और जो भी है, या 124(1). और उसके तहत जो है कॉलेजियम सिस्टम बनती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में 5 जजेस होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में जो है 3 जजेस की बनती है कॉलेजियम, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अब ये बात इसी जजमेंट के दौरान जो है जस्टिस पीएन भगवती, जो चीफ जस्टिस भी बने, जो जाने जाते हैं पीआईएल मूवमेंट के फादर के तौर पे, उन्होंने ये कहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओपन गवर्नमेंट इज डायरेक्ट इमेनेशन फ्रॉम द राइट टू नो, which seems to be implicit in the right of free speech and expression guaranteed under article 191A। मतलब हमें जो है सूचना का अधिकार है, हमें इंफॉर्मेशन का अधिकार है, जानने का अधिकार है, स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत फंडामेंटल राइट है।
यदि हमें बोलने का अधिकार है तो हमें सूचना का भी अधिकार है, हमें जानना भी। और गवर्नमेंट को अपनी सारी बातें सिटीजन को बताना चाहिए। यही जो है ओपन एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। मतलब सिटीजन शुड नो अबाउट द गवर्नमेंट। एंड इसका उल्टा ट्रू नहीं है डेमोक्रेसी में, याद रखना स्टूडेंट। गवर्नमेंट शुड नॉट नो अबाउट सिटीजन। सिटीजन को छोड़ दो, साइलेंस ऑफ द लॉ, हॉब्स को याद करो। उनको अपना जीवन जीने दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो, आप सर्विलेंस मत करो, आप सीसीटीवी मत लगा के सिटीजन को देखते रहो वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। Government should not watch citizen. Citizens should watch government. Democracy. According to Plato, justice in the state is established when? कब justice होता है? अब यहाँ पे भी देखो, सबसे लंबा सेंटेंस या सबसे लंबा फ्रेज सबसे सही, each class perform its role। आपको पता है समाज में 3 क्लास बनते हैं, और प्लेटो क्या कहते हैं कि ये जो 3 क्लास बनते हैं, फिलोसफर किंग, ऑक्सिलियरी और प्रोड्यूसर, वो अलग अलग जो हैं, उनके जो आत्मा ही होती है वो अलग अलग मेटल से बनी होती है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और वो अलग अलग एप्टीट्यूड के होते हैं, ये विजडम से गाइडेड होते हैं। ऑक्सिलरी जो है स्पिरिट से, ब्रेवरी, स्पिरिट से गाइडेड, और ये एपेटाइट से गाइडेड होते हैं। ये टेम्परेंस इनमें होनी चाहिए, इसमें विजडम होनी चाहिए, और इसमें जो है करेज होना चाहिए। ऐसे जो है क्लासेस का बंटवारा उनके एप्टीट्यूड के बेसिस पे यदि किया जाए, तो वो अपनी ड्यूटी को सर झुका के अपने आत्मा के प्यूरिटी से करें, बिना जाने हुए कि दूसरा क्लास क्या कर रहा है, तो समाज में हार्मनी होगी। यही हार्मोनियस सोसाइटी है। और हार्मनी ऑफ द सोल, हार्मनी ऑफ द सोसाइटी इज द जस्टिस, प्लाटोनिक जस्टिस। नो कचहरी, नो कानून, नो पुलिस, नो आर्मी, नो डंडा, जस्ट हार्मनी ऑफ द सोल, and each class perform its duty। इसको फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू जस्टिस भी कह सकते हो, अपने अपने फंक्शन को करो। हॉब्स डिस्क्राइब्स ए ह्यूमन बीइंग एज मैटर इन मोशन। उन्होंने कहा मैन इज बंडल ऑफ मैटर इन मोशन। दो टाइप की मोशन की वो बात करते हैं, एक वाइटल मोशन और एक कैसा मोशन, वॉलंटरी नॉन वाइटल मोशन। चेक कर लेना, वाइटल मोशन प्लस नॉन वाइटल मोशन कह लो। जैसे मैं भी बोल रहा हूं, अपने हाथ को हिला रहा हूं, ये सब वॉलंटरी मोशन है, वाइटल मोशन नहीं है। लेकिन मेरी हार्ट धड़क रही है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो वाइटल मोशन है। तो वाइटल मोशन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है। उनका यह भी कहना है कि वाइटल मोशन जो है ना, वो इमोशन से जुड़े हुए हैं। वाइटल मोशन, जिस चीज को देख के हमारा वाइटल मोशन अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, वो चीज से हमको जो है डिजायर होता है, वो हम पाने की कोशिश करते हैं। और जिस चीज को देख के, आदमी भी उसमें शामिल है, इस इमोशन भी शामिल है, फिनोमेना भी शामिल है। जिस चीज को देख के या जिसकी कल्पना करके हमारा वाइटल मोशन डिस्टर्ब हो जाता है, उससे हम एवर्सन हो जाता है, उसको हम दूर भागते हैं। और वही हमारा जो है, कुछ चीज को हम पाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज से हम दूर जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस चीज को पाते हैं उससे हमें जो है खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। जो चीज हमें डरावना लगता है वो हमें पेन देता है, तो हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, खुशी के पास जाना चाहते हैं। यही ह्यूमन इमोशन का ताना बाना है, डिजायर एंड एवर्सन, द वाइटल मोशन। अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट बाकर जो है टीएच ग्रीन के शिष्य थे, मोरल आइडलिस्ट इंग्लैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऑफ सिविल लिबर्टी। आप इसको ऐसे समझो कि सिविल लिबर्टी में क्या आते हैं, छोड़ दो किसने क्या कहा। सिविल लिबर्टी मतलब बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, कोई भी प्रोफेशन करने की आजादी। जो जो हमें आर्टिकल 19 में जो अधिकतर मिलता है वो सिविल लिबर्टी होती है। लेकिन यदि आप पॉलिटिकल फ्रीडम देखोगे तो वो नहीं आती। सिविल लिबर्टीज में यही है, हमें राइट टू लाइफ की है, हमें जीने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। दीज आर द सिविल लिबर्टीज। हमें अपना कॉन्सियंस, अपना धर्म को मानने के अधिकार है। लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम के, हमें वोट देने का अधिकार है, हमें पॉलिटिकल ऑफिस के लिए इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ये सिविल लिबर्टी नहीं आती है। वैसे सिविल लिबर्टी प्लस पॉलिटिकल राइट मिलकर फर्स्ट जनरेशन राइट बनाते हैं। यहां आप देखोगे फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एक्शन की किसी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें, फ्रीडम फ्रॉम इंजरी और थ्रेट और लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, ये सब जो है सिविल लिबर्टी के अंदर आते हैं। किसी के द्वारा भी यहाँ अर्नेस्ट बाकर की बात हो रही है। सो कौन नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा पॉलिटिकल फ्रीडम। इन हेगल्स आइडियलिस्ट फ्रेमवर्क, which moment of social existence, जिसको वो ethical life कहते हैं, is characterized by universal egoism where individual prioritize their own interest। उनका कहना है कि फैमिली,
उसके बाद उसका जो एंटीथेसिस है सिविल सोसाइटी, जो कि एक ट्रांजिशिया है बिटवीन फैमिली एंड स्टेट, और स्टेट जो सिंथेसिस है फैमिली और सिविल सोसाइटी का। उसमें सिविल सोसाइटी इज द एरिना ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो और एक्सप्लेन किया स्तर में यहाँ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूनिवर्सल ईगोइज्म जो है वो सिविल सोसाइटी के एरिना में पाया जाता है। द स्टेट इज द एरिना ऑफ यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म एंड फैमिली इज द एरिना ऑफ पर्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म। आप केवल अपने परिवार के लोगों के प्रति जो है उदारता दिखाते हो, दैट्स ऑल। और सिविल सोसाइटी में तो कोई उदारता नहीं होती है, आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलते हो। क्विड प्रो क्यो, किसी ने जो आपके साथ किया आप उसके साथ करते हो, यूनिवर्सल इगोइज्म। सो द ये जो ट्रोइका बनती है हमारे लाइफ की, जिसमें हम जीते हैं, फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट, उसको उन्होंने इथिकल लाइफ कहा था, हेगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज मॉर्गनथाउ डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिडुअल मीनिंग एंड द वेरिएबल इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन। ये उन्होंने खोज के निकाला, जो मैंने कहा ना, जो सागर से खोज के निकालते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं है। ये थोड़ा डीपर क्वेश्चन है मॉर्गनथाउ के रियलिस्ट प्रिंसिपल पे। रेसिडुअल का अपना ऐसे मीनिंग है, देखो कि हिंदी में तो इन्होंने क्या अवशिष्ट लिखा है, कोई इसका मीनिंग है नहीं। लेकिन इसका मीनिंग ये होता है रेसिडुअल मीनिंग, रेसिडुअल का मतलब मीनिंग समझो हिंदी में, तो जो जिसको आप हटा नहीं सकते हो। जैसे आपके लिए जो रेसिडुअल मीनिंग अपना वजूद का है, वो आपका लाइफ है और आपकी इमोशंस है, जिसको ईगो कहते हैं। उसको कोई ठेस पहुंचाए तो वो रेड लाइन, चाहे आपका बॉस ही क्यों ना हो, आप सर्विस छोड़ दोगे, कई बार घर पे बैठ जाओगे, या कोई आपको चाकू दिखाए तो आप डर जाओगे। तो वो रेसिडुअल है। लेकिन बाकी जो है ना, वेरिएबल इंटरेस्ट है आपका भी। जैसे आपको प्रमोशन मिल जाए, कोई अवार्ड दे दे, कोई आपको पैसे मिल जाए कहीं से, ये सब, ये नहीं मिले तो ठीक है, तब भी हमें कोई फर्क नहीं, वो रेड लाइन नहीं है। मान लो कहीं के हम नौकरी करते हैं, हमें प्रमोशन नहीं मिला, फिर भी क्या हम नौकरी थोड़ी छोड़ देते हैं? लेकिन यदि कोई बॉस हमें गाली गलौज करने लगे रोज, तो हम नौकरी छोड़ देंगे। वो हमारी रेसिडुअल मीनिंग हमारे एग्जिस्टेंस का है। सेम वे नेशन की रेसिडुअल मीनिंग क्या होगी? जैसे ईरान के साथ हुआ, उसके टॉप लीडर को मार दिया गया, उस पर बम बरसाया गया। तो जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती है, तो वो रेसिडुअल इंटरेस्ट हो जाता है। और वेरिएबल इंटरेस्ट क्या है कि ठीक है, मेरा तेल बिक रहा है कि नहीं, और मेरे पर सैंक्शन लगा है कि नहीं, लाइक दैट। सो यहां देखो, सबसे लंबा रेसिडुअल मीनिंग इज लॉजिकली रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, while वेरिएबल इंटरेस्ट आर डिटरमिन्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। उसको हो भी सकता है, नहीं भी। जो एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट होता है वो रेसिडुअल मीनिंग से आता है, उसको कोई बर्दाश्त नेशन नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। तो सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही स्टेटमेंट, यहाँ पे रेड लाइन। John Locke identifies the legislative as the supreme power, yet it is still bound by the fundamental law of nature. What is this? ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये भी उन्होंने निकाला है अंदर घुस करके, लेकिन आप कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हो। फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर पे चलना है लेजिस्लेचर को, जो कानून बनाते हैं। कानून जो बनाते हैं उनको नेचुरल लॉ के अनुसार कानून बनाना है। और नेचुरल लॉ में क्या है कि लाइफ ऑफ, मतलब राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है, मैनकाइंड का प्रिजर्वेशन है। मतलब आपको ऐसा कोई कानून नहीं बनाना है जिससे कि मैनकाइंड ही खत्म हो जाए, जो सिविल सोसाइटी बना रहे हैं उन्हीं का नष्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखो, द राइट ऑफ द फेवरिट एट कोर्ट टू हैव स्पेशल रूल, ये सब सुन के ही लगता है ऐसा कोई ऐसा फंडामेंटल हो ही नहीं सकता लॉ। द अकोमुलेशन ऑफ अनलिमिटेड वेल्थ, कभी ऐसा होगा कि वो तो लॉकियन प्रोविसो देते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर से बंधे हुए होना। द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये तो है भी नहीं। लेजिस्लेचर जो है लॉ के नजर में एग्जीक्यूटिव से ऊपर है। सो प्रिजर्वेशन ऑफ मैनकाइंड ही एक बचता है जो लॉजिकल लगता है, और वही है फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर के अनुसार चलना, इससे वो बंधी हुई है। कोई भी ऐसा कानून यदि लेजिस्लेचर बनाते हैं जो मानव को, जो जो सिविल सोसाइटी के मेंबर है, उसके जीवन को ही खतरे में डाल दे, तो फिर उसको, उसके अगेंस्ट में लोग उठ खड़े होंगे, रिवॉल्यूशन होगा, लॉ। यहाँ पे जो है, ये डिफरेंट एरा है, उसको पैराडाइम कहा है निकोलस हेनरी ने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शुरुआत होती है, और वहां से वो कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन होता है, पढ़ाई का याद रखना है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकेडमिक इवोल्यूशन का है, ना कि खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। दोनों में कई बार हम कंफ्यूज भी करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो चाइनीज सिविलाइजेशन में भी था और कौटिल्य के में भी था।
उस समय से नहीं। जो अमेरिका में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई होती है 1887 में वुडरो विल्सन के आर्टिकल से, वहां से आगे कैसे बढ़ती है, उस पे निकोलस हेनरी ने पैराडाइम कहा है उसको, डिफरेंट पैराडाइम। तो आप देखोगे तो पैराडाइम फर्स्ट जो है ये डाइकोटमी का पैराडाइम है, जहां पे कि डुएल, सॉरी यहाँ पे आएगा, डुएल डिवीजन है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, जो 27 से 37 के बीच में ढेर सारे जो है प्रिंसिपल्स आते हैं, याद करो, पोस्ट कॉर्ब एंड ऑल। पैराडाइम 3 जो है और 4 जो है ना, इस समय में झूलता रहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी पॉलिटिकल साइंस समझा जाता है, कभी वो मैनेजमेंट समझा जाता है। तो 50 से 70 के बीच में जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस के रूप में इसको ज्यादा मान्यता मिलती है, एक अलग सब्जेक्ट नहीं। अभी भी वो चिपका हुआ है पॉलिटिकल साइंस से। और पैराडाइम 4 में कभी कई बार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस या मैनेजमेंट साइंस भी इसको माना जाता रहा है। यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज कर सकते हो सी और डी में, लेकिन ठीक है, निकोलस हेनरी ने ऐसा दिया है। 70 के बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है एक सेल्फ स्टैंडिंग सब्जेक्ट, जिसकी की पॉलिसी पर्सपेक्टिव मेन फोकस में आ जाती है। अब मैच कर लेना है। यहाँ पे तो आपको दिक्कत इसलिए होगी बुक और ऑथर मिलाने में, क्योंकि सभी बुक उतने नोन नहीं है। वैसे मुझे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही R.H. टॉनी की जो बुक है द एक्यूजिटिव सोसाइटी, वैसे इनकी सबसे फेमस बुक है इक्वलिटी 1938 की, लेकिन ये भी बहुत फेमस बुक है, तो मैं तो इसको मिला पाया एक सीधा। तो इसको मिलाने से क्या हुआ, डी का 3, अब आप यहाँ देखो डी का 3 है, तो डी का 3 में 2 है, इसका मतलब ये मैंने खत्म कर दिया, लेकिन इस 2 में अब क्या करना है, तो एक आपको और जानना पड़ेगा। दैट इज द चैलेंज। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑफिशियल आंसर ये है। अब आप बाकी को बिना मिलाए हुए, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बताता हूँ। सॉरी, मैं अभी अभी मैंने देखा कि इसमें जेएस मिल की जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है, जो कि बहुत ही इजी होगा, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इसको जानते हैं, ये तो बहुत लोग जानते हैं, इन्होंने लिखा है। तो बी का 4 को भी आप मिला सकते हो। तो आप देखो बी का 4 जो है इसमें है, इसमें है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बी का 4 दोनों में है, इसके चलते ये डिफिकल्ट बन जाता है, उससे आपका लाइफ आसान नहीं होता जब तक आप ये ना जानो कि डेविड मार्स ने जो है वेलफेयर स्टेट पे बुक लिखी है, और RM मैक्लिवर जो कि एक प्लुरलिस्ट थिंकर है, उन्होंने लिखा है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। यदि आपको ये पता नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट श्रेणी में आ जाता है। अब आओ इस क्वेश्चन जिसको हमने छोड़ दिया है, हु इज रिगार्डेड एज द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एंड ऑफ आइडियोलॉजी बुक जो डेनियल बेल ने 1960 में लिखा था, ये बहुत स्टूडेंट को याद रहता है। जैसे एंड ऑफ हिस्ट्री जो है फुकुआमा का याद होता है, वैसे डेनियल बेल का भी याद होता है। बेसिकली डेनियल बेल 1960 में क्या कहते हैं, जबकि कोल्ड वॉर अपने हाइट पे था, कि चूंकि दो आइडियोलॉजी इतनी क्रिस्टलाइज हो गई है, लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, और कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट वर्ल्ड का, कि कोई अब जो है ना ग्रेट आइडियोलॉजी अब सरफेस आउट नहीं होगी, नहीं निकलेगी। फासिज्म खत्म हो गया, और सोशलिज्म कम्युनिज्म अब इतना ऊपर उठ गया है, लिबरलिज्म भी इतना ऊपर उठ गया है। तो अब केवल समझो कि स्मॉल स्मॉल जो चीजें होती, छोटी छोटी आइडियोलॉजी फिनोमिना आएंगी, बिग आइडियोलॉजी का जमाना लग गया, ये कहते हैं डेनियल बेल 1960। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे ये एक लड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि आप छोड़ो ये दो को, आप यहाँ आओ, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल। राज्यसभा के मेंबर के बारे में कर रहे हैं। आपको पता है कि राज्यसभा की इलेक्शन जो है डायरेक्ट नहीं होती है, MLA जो है राज्यसभा मेंबर को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनते हैं। तो ये इतना वेल नोन फैक्ट है कि 3 को तो आप गलत कर दोगे, 3 3। तो अब क्या निकला, केवल ए और डी सही है। इसमें ए में 1 2 है, इसमें 2 है, इसका मतलब 2 तो सही है, इसको छोड़ दो, ये सही है, ये दोनों में 2 है। 1 को देखो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250 मेंबर, ये आपको जानना चाहिए, 250 है। वैसे 250 अभी भी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन 238 जो है वो, कुछ सीटें हमेशा खाली रह जाती हैं वहां पे, जो पीरियोडिकली भरी जाती हैं। 238 जो है स्टेट और यूटी से आते हैं, शायद यूटी से 20 सीट आते हैं, और बाकी स्टेट से आते हैं। सबको कोटा दिया गया है, शेड्यूल 4 में लिखा गया है किस स्टेट को कितने सीट मिलेंगे, किस यूटी को कितने सीट मिलेंगे। और 12 जो मेंबर हैं वो राष्ट्रपति जो है डिफरेंट क्षेत्र से जो एक्सपर्ट होते हैं, लाइक क्रिकेट से, कोई स्पोर्ट्स से, कोई कला से, कोई साहित्य से, कोई फिलोसफी से, कोई साइंस टेक्नोलॉजी से, उसको वो नॉमिनेट करते हैं। सो 1 और 2 जो है दोनों सही है।
अब यहाँ देखो, इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ 5R वाज इंट्रोड्यूस बाय। अब ये जो है सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सुपर डिफिकल्ट। और एक बात और याद रखना कि, लेकिन इसको आप अरबिक नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे जो थिंकर आपको दिखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपको इतना नॉलेज दे देता है एनपीएम का। पहले तो चलो इसको सॉल्व करते हैं कि 5R किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसका सही जवाब है लॉरेंस जोन्स एंड फ्रेड थॉमसन। इन्होंने जो है एक आर्टिकल या बुक लिखा था, पब्लिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल रिन्यूअल फॉर द 21st सेंचुरी, 1999 में। उसमें इन्होंने 5R का जिक्र किया था, एनपीएम का, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, जो 1980s में आता है, लेट 1980s में, जिसमें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो नई न्यू लिबरल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसको उससे अलाइन करने के लिए, कि प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट स्टाइल को पब्लिक सेक्टर अपनाए। 5R जो है वो शॉर्ट एक्रोनेम है, रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग, री इन्वेंटिंग, री अलाइनिंग, अलाइन करना है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से, और रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब पब्लिक सेक्टर को रिस्पॉन्सिव होना है, अपने को री इन्वेंट करना है, मतलब गवर्नमेंट को जो है रो नहीं करना है, स्टीयर करना है, मतलब कि उसको प्राइवेट सेक्टर को काम करने दे, ऊपर से देखे। इसको री इंजीनियरिंग करना है, मतलब कि री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि पूरे गवर्नमेंटल प्रोसेस को ऐसे रीडिजाइन करो कि उसमें इफिशियंसी बढ़ जाए। और रीस्ट्रक्चर करना है, गवर्नमेंट को ऐसे रीस्ट्रक्चर करना है जैसे आउटसोर्सिंग कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, जिससे कि गवर्नमेंट लीन एंड थीन एजाइल हो जाए और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ज्यादा गवर्नमेंट का वो काम करने लगे जो कि उसको नहीं करना चाहिए। अ, ये एक बहुत ही नई पैराडाइम शिफ्ट थी जो कि चली नहीं, बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है और प्राइवेट सेक्टर। अब बीच बीच का मार्ग लोग अपनाते हैं, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। ये तो चलो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैब्लियर आते हैं, इन्होंने एक बुक लिखा था, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, 1992। जो ये बुक कहा जाता है कि एनपीएम को ये लेके आता है, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा पैट्रिक डन लिवी एक बुक लिखते हैं, डिजिटल एरा गवर्नेंस। ये भी एक सुपर डुपर बुक है रिलेटेड टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और क्रिस्टोफर हुड, जिन्होंने क्वाइन किया एनपीएम, उनका ही क्वाइन किया हुआ है इस बुक में, ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे कितने इंपॉर्टेंट थिंकर हैं इसमें, और कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, इसको मैं कहूंगा एक तरह से अरबिक, और आप गेस कर सकते हैं। मैंने गेस किया सही था। इन विच सुवर्ण द्वीप, यवन द्वीप एंड पूर्ण द्वीप करंटली लोकेटेड। तो ये द्वीप 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 देखोगे तो जावा, सुमात्रा द्वीप आपको याद आना चाहिए, इंडोनेशिया याद आना चाहिए। इंडोनेशिया सुन के ही लगता है कि इंडियन नेम से कितना प्रभावित है, तो ये इंडियन नेम है संस्कृत के। मैंने यहाँ पूरा खोज करके दे दिया, आप पढ़ लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए, एजर्सन रीजन है, मोस्ट ऑफ एजर्सन रीजन इसके आसान है, या तो एक उसमें से सीधा सीधा गलत है या कॉमन सेंसिकल है। एजर्सन है, सॉवरेनिटी इज रिगार्डेड एज इनएलिनिएबल, कोई छीन नहीं सकता, किसी को आप दे नहीं सकते, एंड कैनॉट बी परमानेंटली ट्रांसफर्ड, और आप अपनी उसको किसी को नहीं, उसी वही बात है कि आप किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, आप में ही रहती है। तो ये तो सही है, because alienating sovereignty would destroy the personality of the state and amount to political suicide। एकदम कॉमन सेंसिकल है। बिना सॉवरेनिटी के स्टेट नहीं है, स्टेट वो है जो सॉवरेन, दैट्स ऑल। तो इसलिए, जैसे अभी कोई कहेगा कि वेनेजुएला ने अपनी सॉवरेनिटी जो है ट्रम्प को सौंप दी, तो वो एक स्टेट रहा ही नहीं। इसीलिए तो ट्रम्प कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति हूं वेनेजुएला का। और यही उनकी तमन्ना थी कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे ईरान का, लेकिन ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी उनको ट्रांसफर नहीं की। यही मेन द्वंद है। तो ये बिल्कुल सही है, रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन भी करता है। तो चलो ए के साथ जाओ। अभी ए यहाँ अलग कर दिया इन्होंने, बोथ नॉट, अच्छा ये भी सही नहीं है, तो डी, बोथ एजर्सन रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इन्होंने क्रम उल्टा कर दिया है ऑप्शन। 17 देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंडिया में किस कमिटी के रिकमेंडेशन बनी। सीधा ये घिसा पीटा बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं, ये इतने जगह पूछा गया है। सांथानाम कमिटी रिपोर्ट जो है, जो 62 63 में बनती है, और इसकी रिपोर्ट के बेसिस पे सीबीसी स्टैब्लिश होती है 1964 में। एक बात और याद रखो कि सीबीसी उस समय में नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, ऐसे ही कैबिनेट के डिसीजन से बनी थी। बाद में 2003 में सीबीसी एक्ट आता है और उससे ये बन जाती है स्टैट्यूटरी कमीशन।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इंडिया में दो आई है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी 1966 में, इसके चेयरपर्सन के हनुमंतैया होते हैं। दूसरी 2005 में गठित की जाती है, उसके होते हैं वीरप्पा मोइली। 15 रिपोर्ट देते हैं। सरकारिया कमीशन 1983 में आती है। सेंटर स्टेट की पहली कमीशन, और पुंछी कमीशन 2007 में सेंट्रल स्टेट की सेकेंड एंड लास्ट सच कमीशन फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद कोई कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे नहीं बनी है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, एलिनेशन अकर बिकॉज, एलिनेशन कहते किसको है, मतलब आपका खिंचाव हो जाए। जैसे आपको पढ़ाई से एलिनेशन हो जाए तो किताब देख के डर लगे, आपको किसी चीज से एलिनेशन हो जाए तो आप उसको देख के जो है अलग हो जाओ। अभी देखा ना, आपका वाइटल मोशन एकदम हिलने लगे, आपको उससे एवर्सन होने लगे, एलिनेशन हुए। या आप किसी को पहचान नहीं पाते हो। जैसे किसी को कोई यदि देखोगे ओल्ड एज में डेमेंशिया हो जाती है, बहुत ही बुरा ये होता है, मेमोरी लॉस जैसी, तो आप देखोगे अपने बच्चों को ही वो पहचान नहीं पाता, उससे एलिनिएट हो जाता है, कौन है ये, ऐसे पूछने लगेगा। दैट इज कॉल्ड एलिनेशन। वर्कर जो है मार्क्स मार्क कहते हैं, वो एलिनिएट हो जाते हैं कई चीजों से, उससे उनका लाइफ दुभर हो जाता है। वो जिस चीज को वो प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में, उस प्रोडक्ट्स एलिनिएट हो जाते हैं, वो पहचान ही नहीं पाता, अच्छा मैंने बनाया है। क्यों ऐसा होता है? एक कार जो है चमकती हुई बीएमडब्ल्यू कार बनाता है, एक लेबर जो है दिन रात केवल उसका एक हैंडल बना रहा है, हैंडल बना रहा है, हैंडल बना रहा है। जब वो कार को देखता है, करोड़ों के कार, उसको कुछ समझ नहीं आता, अच्छा मैंने इसको बनाया है, उससे वो एलिनेशन फील करता है मार्क्स के अनुसार। इसके अलावा वो जो एक्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, बस हैंडल बना रहा है, हैंडल बना रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है, तो एक्ट ऑफ प्रोडक्शन से एलिनेट हो जाता है। अदर वर्कर उसको कंपटीटर दिखते हैं, जो जो हैंडल बना रहे होते हैं, वो उसको, वो ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा उसको प्रेशर मिलेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगी, तो कंपटीशन, कोई कमराडरीशिप नहीं है, हारमोनी नहीं है, बस कंपटीशन है। तो आपको एलिनिएट हुआ तो फिलो वर्कर से, और अपने आप से, मतलब आप जो हो, आपका जो वजूद है, उससे ही एलिनिएट होने लगते हो। क्यों? इस पे और चर्चा की जा सकती है। सो एलिनिएट बिकॉज वर्कर, वर्कर जो है डिवीजन ऑफ लेबर से। अब यहाँ सोचोगे क्यों ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर से। देखो, स्टेट कंट्रोल द इकोनॉमी, तो ऐसा है नहीं। कैपिटलिस्ट कंट्रोल द इकोनॉमी, स्टेट तो कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं। वर्कर ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वर्कर डोंट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज सेल्फ डायरेक्टेड, नो इट इज नॉट सेल्फ डायरेक्टेड। केवल इसलिए क्योंकि इतना डिवीजन ऑफ लेबर है कि बेचारा एक लेबर कार नहीं बना रहा होता है, कार का एक छोटा सा पार्ट बना रहा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो क्या बना रहा है। सो दिस इज द बेस्ट आंसर, बट डिफिकल्ट टू पिक आउट। लेकिन तीन जो है इतने एब्सर्ड हैं कि आप पिक आउट कर पाओगे। The interpreting In interpreting the nature of Article 14, what order did Supreme Court issue in the case of चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? ये सब जो है एकदम डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस पर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन मैं अभी इतना, हम लोग के पास में समय नहीं है। इसका जो सही आंसर है, चलो पहले ये है, ओनली 1 to 4। तो जो गलत है उस पर कल फोकस करते हैं, बाकी को आप और समझना है। द स्टेट कैन नॉट क्लासिफाई द स्टेट कैन नॉट क्लासिफाई बाय प्रिजम्पशन। बेसिकली क्या है कि आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी रूल ऑफ लॉ सब पे इक्वली अप्लीकेबल होगा, इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको मिलेगा। लेकिन स्टेट जो है ना, वो क्लासिफाई कर सकती है, कमजोर, मजबूत, औरत, मर्द, और उसके बेसिस पे जो है इक्वलिटी बाधित नहीं होगी। मतलब कि रूल ऑफ इक्वलिटी, लॉ ऑफ इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 में है, वो यही कहता है कि यस कर सकती है। लेकिन उस प्रिजम्पशन पे करने के लिए ना, वो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। आप कैसे कर पाओगे, औरत मर्द को यदि बांटना चाहते हो, या कोई भी गरीब अमीर को ऐसे लाइक दैट, तो पहले तो डिफरेंस जो है इंटेलिजिबल होना चाहिए, एकदम लगे कि हाँ भाई ये डिफरेंस है, तो इसलिए उसको डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। और दूसरा है रैशनल नेक्सस होना चाहिए, मतलब ये जो कर रहे हो उसका क्या पर्पस, क्या है, क्यों कर रहे हो ये। जैसे मान मान लो कि आप एक सोशल इक्विटी के लिए कर रहे हो, एफर्मेटिव एक्शन के लिए कर रहे हो, जो एरिस्टोटल कहते हैं कि अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, तो आपको उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाकी तीनों सही है, पढ़ लेना। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 20. Through which constitutional amendment was the provision added to the Article 84 of the Constitution that every candidate for membership of Parliament shall take an oath to uphold the sovereignty and integrity of India? ये आप गेस कर सकते हो, ये मैंने गेस किया, मैंने ऐसे गेस किया, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे लगा कि 1962 में जो है चाइना वॉर होती है, और उसके बाद
अपने सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को बचाने की बहुत सारी बातें इंडिया के मन में आने लगी, लोगों के मन में, इसलिए ये लाया गया होगा और यही सही है। 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया कि हर कैंडिडेट को शपथ लेना पड़ेगा कि इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए शपथ खाते हैं। 16th अमेंडमेंट, ये थर्ड शेड्यूल जो शपथ से रिलेटेड, उसमें ये सुधार लाती है। ये क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से तो आप कर सकते हो, इसलिए मीडियम लेवल का क्वेश्चन मैं बोलूंगा, लेकिन वैसे खासा डिफिकल्ट। Which scenario illustrate the application of defensive mercantilism in a modern economic context? Again, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मर्केंटलिज्म समझना पड़ेगा और फिर ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म जो कि कोलंबस के खोज के साथ शुरू होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और मर्केंटलिज्म का मतलब है ट्रेड के थ्रू अपने कंट्री को महान बनाना। मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट अधिक से अधिक हो और इंपोर्ट कम से कम हो, तो हम ट्रेड से पैसा कमाएंगे और इससे हम रिच बन जाएंगे। इसको मर्केंटलिज्म कहा गया। इसी से रिच यूरोप बनी है, आप इस बात को याद रखना। मतलब हम लोगों को बाजार बना के, मतलब कॉलोनी को, और खूब सामान बेच के और हमसे बहुत कम सामान खरीद के वो अमीर बने हैं। लेकिन जब मॉडर्न काल आई, जब कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन हुआ, तो मर्केंटलिज्म एज ए फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। यूएस ने उसका उल्टा अपनाया। यूएस ने कहा कि जितना सामान हमको बेचना है बेचो, हम इसको क्विड प्रो क्यो नहीं करेंगे, हम उतना सामान तुमको बेचने, हम ट्रेड डेफिसिट सहेंगे, क्योंकि तुम सस्ता बना सकते हो, हमारे लोगों को सस्ता सामान बनेगा तो हमारी उन्नति होगी, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। इस बेसिस पे अमेरिका ग्रेट बना। लेकिन फिर आया डोनाल्ड ट्रंप, जिसको ये लगा कि मर्केंटलिज्म इज बेटर, और उसने वही चीज शुरू किया कि नहीं, हमको तो ट्रेड डेफिसिट नहीं लेना है, हमको ट्रेड सरप्लस लेना है। और उसने उठपटांग हरकत शुरू की। मतलब वो 16 17 सेंचुरी में अमेरिका को वापस ले जाना चाहता है, जैसे यूरोपियन नेशन बने। अब जब वो ऐसा करोगे तो फिर आपको बाजार खोजने होंगे, तो आप वेनेजुएला पे अटैक करोगे, फिर ईरान पे अटैक करोगे, तो फिर आप वही काम करोगे जो यूरोप ने जो है 17 18 सेंचुरी में किया है। लेकिन अब वो जमाना बदल गया है, तो आपको देखो क्या हो रही है। उस समय तो इंडिया ने सह लिया, कोई नाव से आया, नाविक शिप से आया और हमें गुलाम बना लिया। 190 साल तक हमने सह लिया, पूरा एशिया अफ्रीका ने सह लिया। आज ईरान ने नहीं सहा, तो देखो क्या हो रही है। अब डिफेंसिव और ऑफेंसिव मर्केंटलिज्म। डिफेंसिव मर्केंटलिज्म जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कहा देखो, यहाँ पे ए डेवलपिंग नेशन। देखो, डेवलपिंग नेशन जो है डिफेंसिव मर्केंटलिज्म करती है कि भाई देखो, हम अभी, हमारी इंडस्ट्री अभी शुरुआत हुई है, तो हम जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, इंपोर्ट पे थोड़ा बैन लगाएंगे, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो फल फूल सके। इसको डिफेंसिव मर्केंटलिज्म कहते हैं। ये ऑफेंसिव नहीं है। जो ट्रम्प करना चाह रहा है ऑफेंसिव है। टैरिफ लगा के, वॉर करके, आर्म ट्विस्ट करके अपने ट्रेड सरप्लस को बढ़ाने की कोशिश करना, वो ऑफेंसिव मर्केंटलिज्म। ये डिफेंसिव है। 22nd नंबर क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, व्हाट इज द लेजिटिमेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर म्युनिसिपल बॉडी? ये क्वेश्चन कॉमन सेंसिकल है। म्युनिसिपल बॉडीज क्या है? वो टैक्स लगा सकती है, फी लगा सकती है, टॉल लगा सकती है, यदि स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करे, स्टेट लेजिस्लेचर, दैट्स ऑल। बाकी पढ़ना, मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूँ आगे, बहुत स्लो चल रहा है। ये सब एब्सर्ड है जो ऑप्शन है इसमें। असल में कई क्वेश्चन इसलिए अच्छे हो जाते हैं, मतलब आसान हो जाते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन एब्सर्ड है। चारों को यदि 2 बार पढ़ोगे ना, आपको सही आंसर पे पहुंच जाओगे बिना जाने हुए भी। फ्रैंक मैरिनी, आपको पता है 1971 में वो बुक लिखते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव, मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रैंक मैरिनी समराइज 5 थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो थीम थे रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस। उसमें से कौन सा थीम जो है वो स्पेसिफिकली डिमांड दैट स्टडीज बी ओरिएंटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडीज बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स रियलिटीज ऑफ सोशल लाइफ rather than just efficiency? इसी को कहते हैं सोशल रिलेवेंस। केवल इफिशियंसी नहीं, केवल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इफिशिएंट बन रहे हो, तो क्या सोशल रिलेवेंस है कि नहीं है? सो रिलेवेंस इज द थीम। सोचना है इस पे। 24 देखो, अंडर द ट्रेडिशनल रोल ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है, ये क्या लैटिन वर्ड है? परहैप्स कितने लॉ में लैटिन वर्ड है, क्विड प्रो क्यू एंड लाइक दैट, मोडस ऑपरेंडी, लोकस स्टैंडाई एंड ऑल। सो लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि आपका क्या, मतलब लोग बोलते हैं ना बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में, कि तुम्हारा इसमें क्या है। जैसे हिंदी में मुहावरा है, दाल भात में मूसल चन। या और भी क्रूड समझो तो, तुम दूसरे के फटी में क्यों टांग अड़ाते हो। मतलब इन सब का मतलब है तुम्हारा लोकस स्टैंडाई क्या है। जैसे मान लो 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं,
और तीसरा आके बोले सुनो 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 इधर मेरी बात सुनो, ये क्या हो रहा है, तो बोलेगा तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या लोकस स्टैंडाई है, तुम हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो। तो लोकस स्टैंडाई जो है, पर हु इज परमिटेड टू अप्रोच द कोर्ट फॉर ए रेमेडी। तो बिफोर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकस स्टैंडर्ड ये था कि ओनली द इंडिविजुअल हुज स्पेसिफिक राइट्स आर इन्फ्रिंज, जिसका कोई अधिकार मारा गया है वही कोर्ट में जाएगा। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस लोकस स्टैंडर्ड को डाइल्यूट कर दिया, उसने कहा नो, आप किसी दूसरे के बिहाफ में भी जा सकते हो। तो सही जवाब तो ये हो गया। लेकिन इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने ये कहा कि पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन जो है वो दूसरे के लिए भी जा सकते हैं, कम्युनिटी के लिए जा सकते हैं। तो लोकस स्टैंडाई को डाइल्यूट किया गया। यहाँ पे तो है कि जिसका हक मारा गया वही जाएगा, तो लोकस स्टैंडाई। 25 नंबर क्वेश्चन देखो। अब ये तो एक घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी इन्होंने खोज के मोती निकाला है। रियो समिट, रियो समिट नहीं है, रियो समिट तो 1992 में क्लाइमेट की है। रियो ट्रीटी जो रियली एकदम एक छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। रियो ट्रीटी जो है 1947 में होती है। ए रीजनल डिफेंसिव अलायंस था कई अमेरिकन नेशन वेस्टर्न हेमीस्फेयर में। तो सोचो इसको कौन जानता होगा, और इसके चलते आपको ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल होगा। अनजस ट्रीटी जो है, अनजस शॉर्ट फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट का, ये भी 1951 में अलायंस है कोल्ड वॉर के टाइम में। ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। सीटो और सेंटो तो लोग जानते हैं, बगदाद पैक्ट से जो है सेंटो आती है, सीटो मनीला पैक्ट से आती है। पहले सीटो आती है बाद में सेंटो। तो इसको देख लेना, यहाँ मैंने पूरा ही डाल दिया है, तो अब क्या इसमें बताना कि कौन पहले कौन बाद आप कर सकते हो। लेकिन ये आगे के एग्जाम के लिए आपको हेल्प हो जाएंगे। सुपर डुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन। 26 देखो, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज वर्ड मोनोलिथिक यूज्ड। अब ये सब कॉमन सेंसिकल वोकेबलरी क्वेश्चन है। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक चट्टान। मतलब मोनोलिथ मतलब कि जो एकदम जिसको, जैसे मान लो शिवलिंग देखोगे ना, मोनोलिथ है। मतलब कोई जिसका कोई टूटा फूटा पार्ट नहीं है, पूरा पूरा मतलब एक जैसे जो होता है वो मोनोलिथ है। मोनोलिथ ऐसा जो पहाड़ देखोगे, मोनोलिथ एक सिंगल चट्टान है। अब ऐसा देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट स्टेट में मोनोलिथ है। वही स्टेट है, वही पार्टी है, वही गवर्नमेंट है, सब कुछ वही है, मोनोलिथ। सो कम्युनिस्ट पार्टी इन ए कम्युनिस्ट कंट्री, मोनोलिथ। In which of the following scenario a high court required to intervene regardless of whether the convicted person files an appeal? ये सुपर डुपर स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। ये मैंने पहले भी देखा है। बेसिकली इंडिया में कानून ये है कि यदि किसी को लोअर कोर्ट बिलो हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी देती है, डेथ, फांसी, तो वो अपील करे ना करे उसको फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि हाई कोर्ट में वो केस की सुनवाई नहीं होगी। ये एक सेफ गार्ड रखा गया है, कोई निर्दोष की जान ना ले ले स्टेट। इसके लिए ये है कि इवन यदि आदमी बोले हाँ हमको फांसी चढ़ना है, हमको कोई हमको अपील नहीं करना है, तब भी हाई कोर्ट उसको फांसी नहीं चढ़ने देगा, उसके उसको सुनेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अवार्ड्स ए सेंटेंस ऑफ, नो, व्हेन ए सेशन कोर्ट अवार्ड्स ए डेथ सेंटेंस, तो ये लागू होता है कि बिना हाई कोर्ट में सुने हुए उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, बिना अपील के भी। 28 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनार्किज्म। तो एनार्किज्म में, अब चलो जल्दी जल्दी करते हैं। थर्ड नंबर देखो, एनार्किज्म बिलीव्स इन स्ट्रेंथनिंग द स्टेट एपरेटस। ये जस्ट उल्टा है, वो स्टेट को नेसेसरी इविल मानते हैं, खत्म करो, नहीं चाहिए, सॉरी अननेसेसरी इविल, नॉट नेसेसरी इविल तो जो है लिबरलिज्म मानते हैं, अननेसेसरी इविल उसको, हिरार्किकल ऑथोरिटी को वो एब्जोर करते हैं, मतलब वो एवोर करते हैं। सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हैं। म्यूचुअल एड से जो ह्यूमन है बिना किसी कोअर्सिव हायरार्किकल ऑथोरिटी लाइक स्टेट के रह सकते हैं। तो थ्री को यदि हटा दो, 3 3 3, तो आपको आंसर मिल जाता है एनार्किज्म। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 29 है। 29, according to India's stance at the 2019 informal meeting of foreign minister, what is described as a precondition for fruitful cooperation in SARC? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपको सार्क, आपको पता है कि 2014 के बाद बैठ गई। कोशिश की गई 2019 में कि इसको फिर से जिंदा किया जाए, तो इंडिया ने ये कंडीशन रखा कि टेररिज्म बंद होनी चाहिए, खासकर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। सो एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म ऑफ इन ऑल फॉर्म। उसके बाद से आज तक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूअस टेररिज्म किए जा रहा है, स्पॉन्सर करता है। लेटेस्ट पहलगाम है, और इंडिया सार्क को एक तरह से छोड़ दिया है उसने। ये क्वेश्चन सुपर डुपर इजी है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी लिखते हैं, ए का 3, और आपको जो है ए का एक
सॉरी, ए का टू है, थ्री तो अंबेडकर जी हो जाते हैं। तो ए के टू से ये सॉल्व हो जाता है। मतलब आप समझो इससे आसान क्वेश्चन कोई होता है लड्डू, आपको ये भी नहीं जानना है कि बाकी किसने क्या लिखा, ये इतना आसान क्वेश्चन। ऐसे कम से कम 5-6 क्वेश्चन है इस पेपर में जो लड्डू है, अदरवाइज तो आप देख सकते हो कहाँ से इन्होंने निकाला है क्वेश्चन खोज खोज के। एक्सप्रेसिंग सिंपैथी फॉर द पैलेस्टीनियन मूवमेंट, इंदिरा गांधी जी ने कहा था, वी प्लेज आवर सपोर्ट टू दिस ब्रेव होमलेस एंड परसिक्यूटेड पैलेस्टीनियन पीपल। अब हमारी जो पहले समझो कि हम जा रहे थे उत्तर दिशा में, या इसको पूरब कह लो, तो अब हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। आज के समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ना कि पैलेस्टाइन, यदि हम ज्यादा देखें तो। वैसे हम फिलिस्तीन के बारे में भी कहते हैं कुछ कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन आज हमारी पूरी विदेश नीति बदल चुकी है। उस समय में हम बिल्कुल पैलेस्टाइन के साथ खड़े होते थे, और इजराइल से हम बिल्कुल दूर का नाता रखते थे। कितना बदल गया हमारा फॉरेन पॉलिसी इन कुछ सालों में, कुछ दशकों में। तो ये उन्होंने जो कहा था, ये 1983 में 7th नैम की समिट होती है, वहां पे उन्होंने ये बात कही थी। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड how our foreign policy has now shifted from east to west, or any way you think, north to south. Mao's concept of new democracy is described as, ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, सबसे लंबा, सबसे सही, ज्वाइंट डिक्टेटरशिप और रिवोल्यूशनरी क्लास। ऐसा नहीं है केवल केवल प्रोलेटेरिएट का रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि वहां पे मजदूर तो कम थे, किसान ज्यादा थे। तो उन्होंने जो ज्वाइंट डिक्टेटरशिप बनाया, उसमें प्रोलेटेरिएट मतलब मजदूर क्लास, किसान क्लास, पेट्टी बॉर्जुआजी, छोटे छोटे जो प्रोफेशनल क्लास है, जो उतने अमीर नहीं है, मिडिल क्लास, और नेशनल बॉर्जुआजी जो नेशनलिस्ट हैं, जो बॉर्जुआजीज हैं, जो कि चाइना में बिलीव करते हैं, चाइना को एक नेशन के फॉर्म में आगे ले जाना चाहते हैं, इन सब का उन्होंने कोलिशन बनाया था, माओ। How did Easton's 1969 post-behavioral revolution differ from a complete rejection of behavioralism? Dear student, पहले यहाँ ये समझो कि पोस्ट जब किसी में भी लग जाता है, पोस्ट ट्रुथ, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मार्क्सिज्म, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्क्सिज्म, मॉडर्निज्म और इनको छोड़ देते हैं, वो उससे हम आगे बढ़ते हैं, पोस्ट इंपेरिसिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, उसकी अच्छी चीजों को लेते हैं। ये एक तरह का ना सिंथेसिस है, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, हम उसमें अच्छी बातें ले लेते हैं। तो पोस्ट बिहेवियरिज्म में सब कुछ हमने, बहुत कुछ हमने चेंज कर दिया, लेकिन हमने उसकी जो इंपेरिसिज्म थी, साइंटिफिसिज्म थी, डेटा एंड ऑब्जर्वेशन पे जो फोकस था, उसको हमने रखा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा सेंटेंस, इट सॉट टू कंसोलिडेट द साइंटिफिक गेन्स ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड अप्लाई देम टू सॉल्विंग रियल वर्ल्ड क्राइसिस, जो रिलेवेंट है। तो ये सी सबसे सही है। मतलब हम उसको पूरी तरह से साइंटिफिज्म को, डेटा ऑब्जर्वेशन को नहीं छोड़ते, लेकिन उसको ज्यादा रिलीवेंट बनाते हैं, केवल डेटा फॉर डेटा नहीं करते, उसको सोशल चेंज के लिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो है यूज करते हैं, और वैल्यू और फैक्ट को इंटीग्रेट करते हैं, सेपरेट नहीं करते। 34 देखो, रॉबर्ट माइकल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची सजेस्ट दैट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो समझो, रॉबर्ट माइकल ने एक बुक लिखी थी 1911 में, पॉलिटिकल पार्टीज, a sociological study of oligarchical tendencies of modern democracy। इस बुक में वो कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बिग यूनिवर्सिटी हो, चाहे इवन कंट्री ही क्यों ना हो, वो शुरुआत डेमोक्रेटिक बेसिस पे हो भी उसकी, तो भी वो कुछ समय में ओलिगार्ची में बदल जाता है। ओलिगार्ची मतलब कुछ गिने चुने लोग उसको कंट्रोल करने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। यही नियति है, इसको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची उन्होंने कहा। मतलब आप इससे बच नहीं सकते हो। आप अपने कंट्री में देखो, किसी दूसरे कंट्री में देखो, आज यूएस जो है डेमोक्रेसी, सबसे ग्रेट डेमोक्रेसी, कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं? ट्रंप और उसके कुछ चेले चाटी। That's all। यही हर कंट्री में होता है, दो चार लोग, सेट ऑफ फ्यू पीपल जस्ट कंट्रोल एवरी apparatus ऑफ द गवर्नमेंट एंड रन द नेशन इन ऑल कंट्री, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। यही फैक्ट है, यही आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची है। ये बात कहते हैं रॉबर्ट माइकल। सो यहाँ पे अब तो चुनना आसान है। सो पावर नेचुरली टेंड टू कंसंट्रेट इन द हैंड ऑफ फ्यू, दैट इज द आयरन लॉ, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ द ओलिगार्चिकल। मतलब वो ओलिगार्ची बदल ही जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो।
35 देखो, विच एग्रीमेंट स्ट्रेंथन द इंडो यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन। ये एकदम कॉमन सेंसिकल है, एक ही में डिफेंस डील आती है, यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। मैंने इसका ऑफिशियल आंसर नहीं देखा है, लेकिन ये सब बिल्कुल बेकार है। अब ये सार्क चार्टर से इंडो यूएस को क्या मतलब, एनपीटी से इंडो यूएस को क्या मतलब, जो कि हमने साइन भी नहीं किया, वॉर्सो पैक्ट को हमने साइन भी नहीं किया। ये क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको एकदम लगता है कि वो सही है। हाउ डू रेडिकल पार्टी डिफर फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी। ये इतना कॉमन सेंसिकल, रेडिकल पार्टी सब कुछ चेंज करना चाहेगी, कंजर्वेटिव सबको बचाना चाहेगी। सो रेडिकल सपोर्ट द नो स्टेटस को नहीं, उल्टा सबको ओवरथ्रो कर दो, और कंजर्वेटिव सबको प्रिजर्व करो। तो इतना आसान है ये, मतलब कॉमन सेंसिकल, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉमन सेंसिकल है। Which radical feminist idea is emphasized in the manifesto of New York Red Stockings? Another gem ये सागर से निकालते हैं, जो सागर ने घुस के नहीं निकाला है। वैसे इसका आंसर आप गेस कर सकते हो, मेरे कई स्टूडेंट ने कहा सर हम लोगों ने गेस कर लिया, वो है पर्सनल इज पॉलिटिकल। क्योंकि बाकी जो है इन्होंने इतना एब्सर्ड दिया, वुमेन मस्ट अडॉप्ट मेल कल्चर, कभी कोई फेमिनिस्ट बोलेगी नो, पर्सनल इशू आर सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, उल्टा कोई ऐसे बोलेगी कि पर्सनल और पब्लिक को अलग कर दो, नो, पैट्रियार्की इज बेनिफिशियल टू नो। तो आपको एक ही बच जाता है, लेकिन फिर भी आप यदि इससे घबरा जाओगे कि न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स, तो आप गए। तो ये इस ग्रुप में थी कैरोल हैनिस, ये एक फेमिनिस्ट ग्रुप था। ये क्या करता था यहाँ पे देखो, और उन्होंने, कैरोल हैनिस ने यह नारा दिया था, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। कहने का मतलब है कि आपने जो एक ग्लास की दीवार बना दी है, ये है डोमेस्टिक एरिना, इसमें औरत जो है वो सेवा करेगी, मर्दों की, बूढ़ों की, बच्चों की, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, मरेगी, डोमेस्टिक वर्क। उसको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा, कोई ओनर भी नहीं मिलेगा, संपत्ति भी नहीं मिलेगी, इज्जत भी नहीं मिलेगी। और पब्लिक में आप बोलोगे कि सब बराबर हैं, मतलब कि कोई भी इक्वल है, इक्वलिटी लॉ, रूल ऑफ लॉ है, सबको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन घर में आते ही जो है आप वोमेन का अधिकार खत्म कर दोगे। ये पर्सनल वर्सेस पब्लिक का जो डाइकोटमी है, उसको तोड़ना है, क्योंकि पर्सनल इज पॉलिटिकल। यहाँ जो हो रहा है ये भी पावर पॉलिटिक्स है, और वही पब्लिक एरिना में भी दिखता है। 38 देखो, why is the term proportional representation considered a misnomer in the context of Indian presidential election? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज करता हूँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, PRSTV, तो मुझे भी लगता है कि ये क्या है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऑलवेज एक कोटा होता है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाई करते हैं, जैसे राज्यसभा के। लेकिन यहाँ पे तो एक ही कैंडिडेट है, तो क्यों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है? सो बिकॉज देयर इज ओनली वन सीट टू बी फिल्ड, इसके चलते ये मिसनोमर है, ये इसके साथ जाता नहीं। मिसनोमर का मतलब होता है, जैसे आंख का अंधा नाम नयन सुख, कोई नयन सुख किसी का नाम है, बेचारा वो अंधा है, तो ये मिसनोमर है ना। कोई जो है गरीब चंद, और वो पता लगा पूरे, मतलब शहर का सबसे अमीर आदमी है, तो ये मिसनोमर है। How does Anthony Smith concept of ethnies relate to the primordialist approach? अब ये सब लैंग्वेज से ही इतना टफ बनाते हैं। देखो, प्राइमोर्डियलिज्म जो होता है उसको कहते हैं जो बहुत एंशियंट काल से चला आ रहा है, चाहे आपकी पहचान हो, चाहे आपकी सभ्यता संस्कृति हो। जैसे हम लोग एक प्राइमोर्डियल सिविलाइजेशन है, जैसे हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है प्राइमोर्डियल है, जो हमारी कास्ट आइडेंटिटी है प्राइमोर्डियल है, हमारी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है प्राइमोर्डियल, हजारों साल से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इथनी जो है, आ, वो वो ग्रुप है जो प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी के बेसिस पे एक है, चाहे रिलीजियन, लैंग्वेज, रेस, कलर एंड ऑल, कास्ट। तो एंथनी द स्मिथ जो है ना, वो एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बुक लिखा था द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन। उनका ये मानना था कि देर इज ए कंटिन्यूटी बिटवीन मॉडर्न नेशन एंड द प्री मॉडर्न इथनिक कम्युनिटी। वही जो प्री मॉडर्न इथनिक कम्युनिटी थी, स्लाव, हिंदू, ये सब जो है नेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं मॉडर्न काल में। ये एक तरीका है। उसका उल्टा जो है इन्होंने अपने ही ऑप्शन में दिया है, लाइक नेशंस आर इंटायरली न्यू इन्वेंशन विथ नो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इतना टफ तो नहीं, लेकिन नेशन एक इन्वेंटेड ट्रेडिशन है। वो कौन कहते हैं, आपने सुना होगा, एरिक हॉब्सबाउ। लगभग यही बात जो है वो कहते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन एंड अर्नेस्ट गेलनर, जो कहते हैं कि नेशन बनाया गया है
थ्रू प्रिंट कैपिटलिज्म, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, थ्रू डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है नेशन। नेशन कोई प्री एग्जिस्टिंग, कोई प्राइमोर्डियल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसने पहला बजट प्रस्तुत किया? अब ये सब तो क्विज का क्वेश्चन है, आप जानते हो तो जानते हो। तो ये आर के सनमुखम चट्टी जो हैं वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। यहाँ ध्यान रखो कि नेहरू जी जो है फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो यही पुटअप किए होंगे। ये तो डिफिकल्ट है, आप जानते हो तो जानते हो, लेकिन आगे के लिए सोचो आपको इन्होंने कितना इंपॉर्टेंट दे दिया। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो शनमुखम चट्टी, आगे याद कर लो। अब यहां देखो एजर्सन है, मार्क्स इज कंसिडर्ड एन आइडियलिस्ट व्हाइल हेगल इज कंसिडर्ड मैटेरियलिस्ट। ये आपको कितना आसान उन्होंने दे दिया, जस्ट ये उल्टा है। मार्क्स मैटेरियलिस्ट, materialism, materialistic conception of dialecticism, historical material dialecticism, एंड हेगल जो है आइडियलिस्टिक आइडिया की जो डायलेक्टिज्म है। तो जब ए गलत हो गया, इसको पढ़ो भी मत, नो नीड, ए गलत तो इसका मतलब बी आर करेक्ट। तो ए इज फॉल्स, आर फॉल्स, सॉरी ए ट्रू है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, इसको टिक मार लो, आर पढ़ लेना। tyranny इज बोर्न नेचुरली फ्रॉम डेमोक्रेसी, ये किसने कहा, कहां पे आया? अब ये इतना आपको नॉलेज देता है। अगेन ये बहुत अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिकली रिपब्लिक में प्लेटो कहते हैं। वो कहते हैं कि 5 टाइप का ना रूल होता है, जो सबसे ऊपर है वो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो डिजेनरेट होता है और नीचे पहुंच जाता है। सबसे अच्छा है फिलोसफर किंग का रूल, जिसको उन्होंने एरिस्टोक्रेसी कहा। उसके बाद डेमोक्रेसी में वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि स्पिरिट सोल्जर वॉरियर का रूल, जो आपको मिडिल एजेस में दिखा, तलवार के बल पे, मंगोल रूल, ऑटोमन टर्क, मुगल रूल एंड ऑल। डेमोक्रेसी हो गया वो, रूल बाय सोल्जर वॉरियर। फिर जो है ओलिगार्ची में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ वेल्दी फ्यू जो है रूल करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं वो हो रहा है, वेल्दी फ्यू जो है रूल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ओलिगार्ची। वो बाद में डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होता है। उनके लिए डेमोक्रेसी तो ओलिगार्ची से भी खराब था, जहां पे कि मासेज, जो मूर्ख हैं, जो मॉब हैं, जो विम्स से गाइडेड होते हैं, वो रूल करने लगते हैं। और वो रूल कर नहीं पाते हैं, उसके बीच से कोई मसीहा उभरता है, जो मास को कहता है कि हम तुमको रूल कर सकते हैं, तुम मुझे खून दो आजादी दूंगा टाइप ऑफ। मत समझना कि नेताजी पर मैं कह रहा हूं। मतलब ये टिरेनिकल ऐसे ही होता है। जो भी टिरेनिकल रूल बनता है पहले यही कहता है, तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, और बाद में वो टिरेनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही रूलर एक मसीहा के तौर पे आता है और वो सबके ऊपर शासन करता है। सबसे गंदा शासन प्लेटो का अनुसार टिरेनी होती है। तो एरिस्टोक्रेसी से हम शुरू हुए और डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची, डेमोक्रेसी, टिरेनी बदल गए। अब ये क्रम भी आपको कहीं पूछा सकता है, ध्यान रखना। कहाँ किसने दिया है ये भी पूछा सकता है। यहाँ पे लेवाइथन हॉब्स ने लिखा है पोवर्टी ऑफ फिलोसफी। कार्ल मार्क्स ने एक जवाब में पियरो प्रोधन के फिलोसफी ऑफ पोवर्टी के जवाब में उन्होंने ये बुक लिखा था। और प्रिंस तो मैकियावेली लिखते हैं, आपको पता है। यहाँ पे देखो, इन इंटरनेशनल रिलेशन द प्रिजनर्स डिलेमा इज यूज्ड थ्रू गेम थ्योरी टू एक्सप्लेन द एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन को ना एनालाइज करने की इतना टाइम चाहिए, इतना टाइम चाहिए, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है। प्रिजनर्स डिलेमा क्या है आपको जानना पड़ेगा। तो इसको कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ पे इतनी आसानी से, लेकिन चलो जल्दी जल्दी में करते हैं। देखो, एक वन शॉट प्रिजनर्स डिलेमा ये होता है कि पहले एक ही बार आपका इंटरेक्शन होगा, उसके बाद आपका कभी फ्यूचर में नहीं होगा। तो उस केस में जो है सिक्योरिटी डिलेमा उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है, चलो एक्सप्लेन करने की बात है। लेकिन यदि आपका इंटरेक्शन लगातार होता है किसी भी इंटरनेशनल एरिना में, लगातार आपका होता है, तो आप ना उसके साथ में ना गेम नहीं खेल सकते हो। उस टाइप का जो एक बार इंटरेक्शन में होता है, आपको उससे कोऑपरेशन बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो नेक इन द मतलब पेन इन द नेक हो जाएगा, एक्लिस हिल हो जाएगी। तो इसीलिए टू भी सही है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इटरेटेड गेम। इटरेशन मतलब लगातार आपको जो है गेम खेलना पड़ता है, रिपीट गेम, तो आपको कोऑपरेशन डेवलप करना पड़ता है। और यही जो नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनिज्म का आधार बनता है। नियो रियलिज्म के अनुसार स्टेट एस्टैब्लिश परमानेंट कोऑपरेशन व्हेन फुल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नो, नियो रियलिज्म में कभी जो है परमानेंट कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां रिलेटिव गेन का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए 1 2 4 सही है। लेकिन सॉरी स्टूडेंट कि मैं इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मुझे बहुत मजा आता कि आपको प्रिजनर्स डिलेमा पहले समझाते और फिर वन
शॉर्ट प्रिजनर डिलेमा और इटरेटिव प्रिजनर्स डिलेमा केस क्या होता है, ये इस पे चर्चा करते हैं। अब ये क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन करने की है नहीं, ओरिजिनल मेंबर और नॉन ओरिजिनल मेंबर के बीच में क्या फर्क किया था लीग ऑफ नेशन ने। आई डोंट नो क्यों लीग ऑफ नेशन एक मरी हुई संस्था के बारे में पूछ के आपको परेशान करते हैं, ऐसे ही सार्क के बारे में पूछ पूछ के परेशान करते हैं। जो संस्था आज चल भी नहीं रही है उसके बारे में पूछ के स्टूडेंट को क्यों परेशान करते हैं। तो यहाँ पे ये था, आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि ओरिजिनल मेंबर कौन होंगे, जो पीस ऑफ ट्रीटी साइन करते हैं एकदम ओरिजिनली ज्वाइन करने के लिए, और जो बाद में जो उनको शामिल किया गया 2/3 मेजोरिटी जैसे कि न्यू मेंबर साइन किए थे, वो जो है नॉन ओरिजिनल मेंबर होंगे। कुछ ही यूरोप के मेंबर ज्वाइन किए थे, यूरोप अमेरिका के, जो ओरिजिनल मेंबर कहलाते हैं। जस्ट कॉमन सेंस ही। अब यहां देखो, प्लेटो के अनुसार विच वर्च्यू इज एसोसिएटेड विथ रैशनल सोल एंड द रूलिंग क्लास। ये आसान क्वेश्चन है। आपको पता है उन्होंने 4 कार्डिनल वर्च्यू कहे थे, जस्टिस, टेम्परेंस, करेज और विजडम, जिसमें जस्टिस और विजडम दोनों जो है वो जो है रैशनल सोल और रूलिंग क्लास को बिलोंग करते हैं, मतलब फिलोसफर किंग को। उसमें जस्टिस और विजडम में ज्यादा जो है वो विजडम है। विजडम तो ये है कि कैसे आप जस्टफुल वे में अपने नॉलेज को यूज करते हो, तो विजडम जो है, तो विजडम जो है फिलोसफर किंग को बिलोंग करता है, ये वर्चू। करेज जो है या स्पिरिट या ऑक्सिलरी वॉरियर क्लास को, और टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब होता है स्थित प्रज्ञ, मतलब मुसीबत में बहुत ज्यादा घबराना नहीं और बहुत ज्यादा सफलता मिलने पे खुशी से फूल के कुप्पा नहीं हो जाना, टेम्परेंस कहते हैं। ये एपेटिटिव पार्ट ऑफ द सोल है, एपेटाइट, तो वो जो है प्रोड्यूसर क्लास के पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हो कि क्या कार्डिनल वर्च्यू है और किस क्लास के पास होना चाहिए। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडजर्सन रीजन, जो अधिकतर कॉमन सेंसिकल हैं या बहुत आसान है। ए है, ए गार्डियन ओलिगार्ची is an oligarchy that sees itself as the chief guardian of the state's stability and integrity। कौन बोलेगा नहीं, ओलिगार्ची मतलब कुछ पावरफुल लोग मिलके जब कोई सिस्टम को चलाते हैं, गार्जियन जैसे चलाते हैं वही बात ये कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। रीजन कहता है बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, व्हेन गवर्नमेंट keep changing repeatedly, it becomes difficult to form a stable government, at which point the guardian regime takes over all responsibility for government। ये भी उसका एक जनरल फॉर्म बताता है। इसको आप डीप स्टेट कह सकते हो, जो स्टेट के पीछे स्टेट जो है वो कुछ पावरफुल लोगों का है, जो वैसे तो गवर्नमेंट को चलाने देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उथल पुथल हो रही है तो खुद सत्ता ले लेते हैं। ईरान में आपको ऐसा दिख सकता है, जो वहां के क्लर्कीज और आईआरजीसी है किस तरह से अभी कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। सो यस, ये दोनों इसको एक्सप्लेन भी करता है। सो ए, यहाँ पे इन्होंने क्रम अच्छा कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो थॉट आता है ना, गार्जियन ओलिगार्ची, ये एक तरह का जो है ये है जिसको ट्यूटलर या ट्यूटलरी डेमोक्रेसी कहते हैं। एडवर्ड सील, एडवर्ड सील ने जो डेवलपिंग कंट्री, हम जैसे कंट्री जो न्यूली आजाद हुए थे 1940s में, उनके यहाँ कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, डेमोक्रेसी करता है। जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उसको आने में काफी टाइम लगता है। उसके पहले ट्यूटलर डेमोक्रेसी होती है, गार्जियन ओलिगार्ची जैसा। मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्ची जो नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ, मॉडर्नाइज करने के लिए जो तत्पर हो ओलिगार्ची। और फिर टोटलिटेरियन ओलिगार्ची जो कि कई अफ्रीकन कंट्री में हुआ, जैसे क्वामे नक्रमा, जूलियस न्यारारे या सुकर्नो, जहां की वो टोटलिटेरियनिज्म में बदल गया। और ट्रेडिशनल ओलिगार्ची तो खैर कई कंट्री में चला, जहां ट्रेडिशनल ऑथोरिटी जो होती है हजारों साल से, उसके बेसिस पे जो ओलिगार्ची बनती है, लाइक दैट। तो ये एडवर्ड सील के टाइपोलॉजी है, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। 47 देखो, ए मेंबर स्टेट इज करंटली इन्वॉल्व इन ए लीगल डिस्प्यूट। ये कितना कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, इसको कोई नॉलेज पॉलिटिकल साइंस की जरूरत नहीं है। ए मेंबर स्टेट इज करंटली इन्वॉल्व इन ए लीगल डिस्प्यूट विद ए नेबर ओवर ए मैरीटाइम बॉर्डर। दो लोग झगड़ रहे हैं, दो कंट्री। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 ऑफ द यूएन चार्टर, उनको क्या करना चाहिए, पहला उनको क्या ऑब्लिगेशन है, तो यही होगा टू सीक ए सॉल्यूशन थ्रू निगोशिएशन, इंक्वायरी, मेडिएशन, अदर पीसफुल मीन्स। कौन बोलेगा कि लड़ाई करो, झगड़ा करो, सिक्योरिटी काउंसिल में जाओ, कोर्ट केस करो। यही सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही, मोस्ट कॉमन सेंसिकल। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, which of these following is not a constitutional qualification for being appointed at a judge। अब ये जज कहते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट जज, ये इन्होंने आधा अधूरा कहा है। सुप्रीम कोर्ट जज की जो आहर्ता है या एलिजिबिलिटी है, वो आर्टिकल 21 24 3 में है, 124 3 में।
जहां पे कि आपको 5 साल किसी हाई कोर्ट में, एक या दो से दो तीन जितने भी हो, लेकिन मिला के 5 साल हो। और एक दूसरा है कि आपको 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट हो सकते हैं, एक हाई कोर्ट में या दो दो हाई कोर्ट में मिला करके सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लेकिन कोई मिनिमम एज नहीं है, ध्यान रखना। तो यही ऑड वन आउट है। या डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, ये भी है इसमें, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो पे। यहाँ पे ये सबसे मुझे उटपटांग क्वेश्चन लगा। वैसे मेरा सबसे अधिक टाइम भी गया, मुझे लगा चलो आपको सही बता दें, मैं अब टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। ये सारे वेरी अननोन कमिटी हैं। यहाँ पे वो कमिटी के ईयर है, उसका जो वो उसका जो काम था वो है। इसकी सही आंसर ये है। आप मिलके जितना टाइम आपको इसमें देना है आप दे सकते हैं, बट मोस्ट बेकार क्वेश्चन। According to liberalist, what role do international organizations play in liberal framework? International organization as per liberalism, वो स्टेट के बिहेवियर को मॉडरेट करते हैं, कोऑपरेशन को सुनिश्चित करते हैं, वो जो चीटिंग होती है उसको कम करते हैं, स्टेट का जो एप्रीहेंशन होता है कि दूसरा फ्री राइडिंग कर लेगा, उसको भी कम करते हैं, और एक तरह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस को बढ़ाते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे है। दे फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। बाकी सब देखोगे तो सब रियलिस्ट है ना। जैसे एनार्की को जो है वो का प्राइमरी कॉज है, ऐसी है कि आप उसको सीधा काट दोगे। क्लासिकल लिबरलिज्म emphasizes which of the following principle? क्लासिकल लिबरलिज्म जो लॉक की है, तो ये तो इंडिविजुअलिज्म पे है। मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, स्टेट को जो है नेसेसरी इविल माना जाता है। देखो कलेक्टिव ओनरशिप कभी नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ मेजोरिटी, नो, इसमें ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल राइट्स को ऊपर रखा जाता है कलेक्टिव कॉमन गुड से। मैक्सिमम स्टेट इंटरवेंशन, नो, लीस्ट स्टेट इंटरवेंशन। Identify the incorrect statement regarding the participation of women voters in 2024 लोकसभा इलेक्शन। ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आप गेस कर सकते हो। जैसे इसका सही आंसर है सी, द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स पर 1000 मेल वोटर वाज 926। ये यहाँ से निकलता है। परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर यदि 48.62, यदि आप इसको नंबर में बदलोगे तो ये गलत हो जाएगा, 948 कुछ आएगा। ये ऐसे भी आप देख सकते हो, 1000 पे तो 940। तो ये उससे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ एजर्सन देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1933। यदि ये मिसप्रिंट नहीं है तो चार्टर एक्ट 1833 था, ना कि 1933। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो यदि ये इसको मान लेके मिसप्रिंटिंग नहीं है तो ये जो है गलत हो गया, तो ये सही होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और वही सही में वही है, यही सही है, उसको पढ़ लेना। ये भी एकदम अननोन इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया अडॉप्टेड विच टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एकदम लड्डू क्वेश्चन। हमने नॉन अलाइनमेंट एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाया, ना कि मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री अलाइनमेंट, आइसोलेशनिस्ट नहीं। गुलिक ने 4P फॉर्मूला दिया था कि डिपार्टमेंट को आप 4P पे बांट सकते हो, पर्सन, प्लेस, प्रोसेस, पर्पस। अब इसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया, कितना एब्सर्ड क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अधिकतर जगह जो मिलते हैं नेट पे या एआई पे, वो है कि पर्पस पहले और प्लेस सबसे बाद में। तो पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस रट लो। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कभी पसंद नहीं करता हूं। तो इसके अनुसार से प्लेस विल बी एट 4th प्लेस। यहाँ पे देखो, इन इसको अरेंज करना है, इन स्कीम को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ये आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई होगी, तब जो है आयुष्मान भारत आया जिसमें कार्ड मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, और फिर बाद में उसका डिजिटल मिशन आया कि डिजिटल डेटा को ऑल इंडिया में जो है डिजिटलाइज करना, जिससे कि हम इंडिया के हेल्थ को बेटर मैनेज कर पाए। तो पहला 2, फिर 1, फिर 3। तो 2 1 2 1, सॉरी 2 1 3। तो 2 1 3 यहाँ पे दिखता है। 2 1 नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आती है। आयुष्मान भारत 2018 और 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर conducted a detailed study of the role of business pressure group in Indian politics। वेरी वेरी अर्बिट क्वेश्चन, ये है अर्बिट, कोई याद नहीं रखेगा। RIP टाइप की क्वेश्चन, रेस्ट इन पीस में कहता हूँ। और ये जो है स्टैनली कोचानेक, स्टैनली कोचानेक। अब इन्होंने एक बुक लिखा था, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ये एनालाइज किया था कि कैसे जो बिजनेस प्रेशर ग्रुप इंडियन पॉलिटिक्स पे लॉबिंग एंड अदर से इफेक्ट करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन
आर्बिट तो नहीं कहा सकता, लेकिन बहुत ही रोट लर्निंग पे आधारित है। ये कहता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसमें 7 मेंबर थे। अम्बेडकर जी उसके चेयरपर्सन थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी। उसमें 2-3 चेंजेस हुए थे, या 2 चेंज हुए थे किसी के डेथ वेथ हो जाने से। तो उसमें से एक चेंज इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये करेक्ट इसमें से ये कह रहे हैं कि इज ओरिजिनल मेंबर विद द रीजन ऑफ द रिप्लेसमेंट, ये करेक्ट कौन सा है? एक ही इसमें से करेक्ट है। तो वो जो करेक्ट है, आ, वो कौन सा है ये चेक करना मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। इसका सही आंसर मुझे लगता है कि बीएल मित्तर जो है, ही वाज रिप्लेस्ड बाय एन माधव और ड्यू टू रिजिग्नेशन ऑफ इल हेल्थ, शायद। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एक जो है यहाँ उल्टा है। ये डीपी खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में, और उसके बदले जो है टीटी कृष्णमाचारी को अपॉइंट किया गया था, जो यहाँ पे दिखते हैं लेकिन गलत दिखते हैं। यहाँ पे सैयद मोहम्मद सदुल्ला नहीं, बल्कि डीपी खेतान के डेथ के बाद। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इससे, जो बीएल मित्तर के बारे में जो मैंने कहा है। इसको चेक कर लेना कि क्या ये भी सही है या नहीं। चलो मैं अभी मार रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर्स 59, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन व्हाट डज बाउंडेड रैशनैलिटी मीन? लड्डू क्वेश्चन। बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब यही कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो होता है उसको ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और टाइम होता है, उसी में उसको एक गुड एनफ डिसीजन लेना होता है, ना कि बेस्ट डिसीजन। बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब हमारी जो रैशनैलिटी है, तार्किक क्षमता है कॉस्ट बेनिफिट निकालने की, अल्टरनेटिव को चुनने की, वो लिमिटेड है, बाउंडेड है। तो यहाँ एजर्सन देखो, मार्क्सिस्ट डिड नॉट एडवोकेट फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हैवी टेक्नोलॉजी। ये सरप्राइजिंगली ये कथन जो है गलत है। उन्होंने कहा था कि ये फुल एडवांटेज होना चाहिए, उसका कारण वहां यहाँ इन्होंने दिया है। यदि डेवलपमेंट होगा हैवी इंडस्ट्री का और फुल जो डेवलपमेंट फोर्सेस का होगा, तो जो वर्कर हैं उनको फ्री टाइम मिलेगा मछली मारने का, कविता लिखने का, अपने जीवन को एक फुल ब्लोजम जीने का। मटेरियल जो ना आवश्यकता है उसे निकल करके, और स्कार्सिटी को खत्म करेगा। इसीलिए जो है वो समाज इमेंसिपेट होगा, ऐसा उनका कहना था। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। थोड़ा और पढ़ना है इसको। कौटिल्य के अनुसार से हाउ मेनी साइंसेज आर रिकॉग्नाइज इन द अर्थशास्त्र? ये मैंने अपने वीडियो में कहा है। ये थोड़ा सा अंदर ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये राजा को भी ऐसा होना चाहिए, और सबको 4 बेसिस ऑफ नॉलेज हैं। एक तो लॉजिक, इंक्वायरी, फिलोसफी है, अनविसिकी कहते हैं। त्रया या वेदा का जो ज्ञान होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, वर्ता व्रता इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का ज्ञान। और दंड नीति, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टेट क्राफ्ट का ज्ञान। तो 4 टाइप ऑफ नॉलेज चाहिए, इसको रट भी लो। 62 देखो, एनालाइज करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया। जहां पे 6 आपको स्टेट नाम याद है? बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, शायद। इन सब में जो है बाई कैमरल, मैं मेमोरी से कह रहा हूँ, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गई है। अब इसमें से देखो कुछ तो एकदम उल्टा सीधा लिखा गया है, तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन इंक्लूड द गवर्नर और 2 हाउस, इसको वहां का कहते हैं लेजिस्लेचर। जैसे कि पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेज, दैट्स ऑल। यही एक सही है, बाकी। लेकिन यदि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा तो गवर्नर और 1 हाउस मिलकर के लेजिस्लेचर कहलाएगा। सही है, बाकी सब उठपटांग है। 63 देखे, द इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोविजन पोज ए सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। आपको पता है आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र है। इसके बारे में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हुई, तो उसमें एच एन कुंजरू ने ये कहा था। मुझे थोड़ी पता है, मैंने भी देख के बताया है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आर्बिट जैसे। तो ये दूसरा आर्बिट क्वेश्चन है। विच कॉन्सेप्ट emphasizes द एबिलिटी ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू डिमांड्स? अब यहाँ पे इन्होंने बहुत आधा अधूरा ढंग से पूछा है। इनफैक्ट ये हटिंगटन की थेसिस है, जो अपने बुक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डीके में लिखते हैं। वो कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में, हम लोग जैसे कंट्री में आजादी के बाद, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जो इंस्टीट्यूशन है वो पीपुल के डिमांड को सर्व कर पाते हैं, इतना उसमें कैपेबिलिटी हो गई है, तभी वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। उसका उल्टा, यदि पब्लिक की डिमांड आउट स्ट्रिप कर जाए द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड दैट, पब्लिक की डिमांड है कि मुझे ये मिले और इंस्टीट्यूशन नहीं कर पा रहा है, तो वो पॉलिटिकल डीके है। वो ऐसा है, पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, फिर डीके, डेवलपमेंट डीके, ऐसे साइक्लिक चलती है। हटिंगटन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डीके। तो ये जो एबिलिटी है यदि पॉलिटिकल सिस्टम या इंस्टीट्यूशन में रिस्पॉन्ड टू डिमांड, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट। 65 देखो, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट may by law impose such reasonable restriction on the freedom of trade, commerce and intercourse
with or within the state as are required in the public interest. However, no bill or amendment for such purpose shall be introduced without the prior approval of the president. ये किस आर्टिकल में लिखा गया? कितना डिफिकल्ट है, आप समझो, इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज दिस आर्टिकल इटसेल्फ इज सो एनोनिमस, या कितना छिपा हुआ है, कोई अनइम्पोर्टेंट है, और ये एक्चुअल में 304 बी में है, तो ये बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट. 66. According to electoral law in India, which act deals specifically with the preparation and revision of electoral rolls? अभी जो SIR चल रहा है वो इलेक्टोरल रोल, और उसमें कई सारी चीजें जो है वो आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से, और ये आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि इलेक्शन से रिलेटेड वो लॉ बना सकती है पूरे इंडिया के लिए. उसी के आधार पे जो है ये एक्ट बनी है. कई बार ये पूछा जाता है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 किस आर्टिकल के पावर के तहत बनी है, वो है आर्टिकल 327. 67. देखो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है. इसी पेपर में उन्होंने ये कहा है कि मॉर्गनथाउस व्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज रूटेड इन सर्वाइवल. व्हाट कंस्टिट्यूट द रेसिडुअल मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? वही जो उसका रेड लाइन है, जो उसके बेसिक प्रिजर्वेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे आधारित है, उसको वो नहीं कर सकते. तो यहाँ पे देखो, द प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट. अभी ईरान को देखो, उसका रेसिडुअल मीनिंग चूंकि दांव पे है, इसलिए वो सरेंडर नहीं कर रहा है. 68. देखो यहाँ पे बहुत आसान है. रूसो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो ए का टू तो ये खत्म हो गया. बी का 1 तो ऐसे ही इन्होंने बता दिया. 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. जेएस मिल ने लिखा है लिबर्टी, तो 3. सी का 3, और ये हो गया क्रैक, थॉमस हॉब्स, लेवाइथन. ये लड्डू क्वेश्चन है. 69. देखो, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल ड्यूटीज. ये सब लड्डू क्वेश्चन है, सबको पता होता है, आपको मिस नहीं करना है. लास्ट क्वेश्चन देखो, द सिग्निफिकेंस ऑफ मिल्स फिलोसफी इज दैट ही डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द सिस्टम ही स्टिल वर्बली सपोज्ड. किस सिस्टम से वो अलग हो गया था? यूटिलिटेरियनिज्म, क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम का, जिसमें उन्होंने क्वालिटी का एस्पेक्ट लिया है कि क्वांटिटी केवल हैप्पीनेस का मैटर नहीं करता, बट क्वालिटी भी करती है. दिस स्टेटमेंट ऑन मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म इज गिवन बाय. ये कहा किसने? ये कहा किसने? तो ये, चलो, ये कहा है जॉर्ज सबाइन ने. उन्होंने बुक लिखा था हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937, और इसी से मिलता जुलता बुक है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज. यहाँ के प्लूरल हो जाता है. विलियम आर्क आर की बिल ड्यूनिंग ने लिखा था. तो ये बुक को चलो इसी बहाने देख लो. सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स. अभी तो आगे आपको मैं एक फॉर्मल थैंक्स बोलूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, लेकिन मुझे इस पेपर को तैयार करने में थोड़ी परेशानी आई, क्योंकि इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत डीपर थे, लाइक रेसिडुअल मीनिंग सॉर्ट ऑफ जो है, या जो जो कमिटी, जो छिपी हुई कमिटी है. लेकिन बहुत नॉलेज भी बढ़ा इस पेपर से. आपके साथ मैंने भी काफी नॉलेज गेन किया है. सेटर ने अच्छा काम किया है कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके. आई होप कि आप कट ऑफ खुद ही सोच लोगे. ये पेपर उतना आसान नहीं है. यदि आप ये कह रहोगे सर कट ऑफ बताओ, तो मुझे लगता है कि किसी ने भी यदि 50 क्वेश्चन सही कर लिया तो बहुत ही अच्छा उसकी स्कोर होनी चाहिए. 45 to 50 में भी कट ऑफ, किसी भी तरह के कट ऑफ में. ओके देन, डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग. और दो बैचेज जो मैंने आपको पहले बताया, उसको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ. एक कंबाइंड बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप जेएमआई, साउ, सिपेट, एएमयू, सीपीजी ये सब एग्जाम दे रहे हैं. दूसरी जो दो बैचेज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चल रही हैं, यूजीसी नेट जून बैच के लिए, एक आईआर की सेपरेट है, सब्जेक्ट कोड 90, और पॉल साइंस की. यदि इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल आईडी ऑफ कोर्स बेटर होगा कि आप इसमें ना भेज करके आप जो है पॉल साइंस हेल्प @ सेम पॉल साइंस हेल्प .in में भेजें. वैसे इसमें भी यदि आप भेजते हैं तो आपको रिस्पांस मिलेगा. और इसके लिए जेएमआई के लिए, अदर एग्जाम के लिए, तो पॉल साइंस हेल्प @gmail.com पे भेजें. इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं. मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब देने के, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. यदि वो एक दो लाइन में जवाब दे करके हो तो मुझे अच्छा लगता है आपके मेल को रिसीव करके. प्लीज बी इन टच एंड टेक केयर एंड एंजॉय दिस सेशन. बाय.